नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए, क्या वह महान शासक था। यानी कि क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों कृतियों का क्या मतलब हुआ, तो कृतियों का मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो भी घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं के बारे में यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है। और यहाँ पे दोस्तों आगे कहा जा रहा है कि क्या वह महान शासक था, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है अपने शासन काल में प्रजा के लिए महान शासक था कि नहीं था, इसके बारे में भी बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछा जा रहा है और उसकी कृतियों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की कृतियों का वर्णन। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट हो जाएगा उसकी कृतियों का वर्णन। और दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा क्या वह महान शासक था, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए, यानी कि यहाँ पे जीवन परिचय देने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन। अब दोस्तों प्रारंभिक जीवन लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया उसके शासनकाल के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका शासनकाल कब से कब तक चला। यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के अंदर लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। अब दोस्तों शासनकाल लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं या विजय। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासन काल में, उसके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है उन प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखेंगे और उसने किन किन राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया उन विजय के बारे में भी लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की
चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में जो भी प्रमुख घटनाएं घटित हुई है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं एवं विजय, यानी कि उसने किन किन राजाओं के साथ युद्ध किया और कितने युद्ध में वो पराजय हुआ, कितने युद्ध में वो विजय रहा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग के अंदर लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं एवं विजय। अब दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। अब दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फिर उसके जीवन काल में जो भी घटनाएं घटित हुई है और उसने जिन जिन राजाओं के साथ युद्ध किया है, सभी घटनाओं को क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके जीवन की जो भी घटनाएं घटित हुई। यहाँ पे पहली घटना हम लोग लिखेंगे नंदों से युद्ध, यानी कि जो नंद वंश के जो शत्रु थे, उसके नंद वंश के जो राजा थे उसके साथ उसने युद्ध किया, उनके साथ जो भी शत्रु थे उसके युद्ध किया था। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे नंदों से युद्ध। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला जो है कि घटना हो जाएगा नंदों से शत्रुता। अब दोस्तों नंदों से शत्रुता लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको पहले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आगे आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की दूसरी घटना लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी घटना है चाणक्य से संपर्क, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों उसको चाणक्य से संपर्क कब किया उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की दूसरी घटना हो जाएगी चाणक्य से संपर्क। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे चाणक्य से संपर्क। अब दोस्तों दूसरी घटना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरी घटना के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं में तीसरी घटना लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरी घटना हो जाएगी सिकंदर से भेंट, यानी कि जो सिकंदर था, जो राजा सिकंदर था उसके साथ इसने भेंट किया, उसके साथ युद्ध भी किया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सिकंदर से भेंट। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी तीसरी घटना हो जाएगी सिकंदर से भेंट। अब दोस्तों तीसरी घटना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर भी आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं में चौथी घटना लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों चौथी घटना हो जाएगी उत्तरापथ में विद्रोह, यानी कि उत्तरापथ में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाओं में चौथी घटना हो जाएगी उत्तरापथ में विद्रोह। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे उत्तरापथ में विद्रोह। अब दोस्तों उत्तरापथ में विद्रोह लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चौथे पॉइंट के अंदर भी आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है उत्तरापथ के विद्रोह के बारे में आपको जो भी पता है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आगे आपको 5वां पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अगली घटना लिखना है, 5वीं घटना लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों 5वीं घटना हो जाएगी मगध पर अधिकार, यानी कि इसने मगध पर अधिकार किया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी 5वीं घटना हो जाएगी मगध पर अधिकार। अब दोस्तों मगध पर अधिकार लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 5वें पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी पता है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वें पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट देना है और 6ठा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अगली घटना लिखना है, यानी कि 6ठा घटना लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके जीवन की अगली घटना हो जाएगी सेल्यूकस से युद्ध, यानी कि जो सेल्यूकस था उसके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पे दोस्तों अगली घटना हो जाएगी सेल्यूकस से युद्ध। अब दोस्तों सेल्यूकस से युद्ध करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि सेल्यूकस इसने जो भी युद्ध किया उस युद्ध का यहाँ पे विवरण आपको लिखना है। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। अब दोस्तों 6ठे पॉइंट के आंसर में आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आगे आपको 7वां पॉइंट देना है और 7वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अगली घटनाएं लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों 7वीं घटना हो जाएगी पश्चिमी भारत की विजय, यानी कि पश्चिमी भारत के अंदर जो भी नगर आते थे, जो भी राज्य आते थे और वहाँ के जो भी राजा थे उनके साथ इसने युद्ध किया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वें पॉइंट के अंदर लिखेंगे पश्चिमी भारत की विजय। तो यहाँ पे दोस्तों इसका अगला घटना हो जाएगा पश्चिमी भारत की विजय। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे पश्चिमी भारत की विजय। अब दोस्तों पश्चिमी भारत की विजय लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 7वें पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी पता है, यहाँ पे दोस्तों आपको 7वें पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 8वां पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों 8वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाओं में इसकी अगली घटनाएं लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अगली घटनाएं हो जाएगी दक्षिण विजय, यानी कि दक्षिण विजय के बारे में यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगली घटना हो जाएगी दक्षिण विजय, यानी कि दक्षिण के क्षेत्र में जो भी नगर थे, जो भी राज्य थे, उन राजाओं के साथ युद्ध किया और उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया
लिया। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी अगली घटना हो जाएगी दक्षिण विजय। अब दोस्तों दक्षिण विजय लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 8वें पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको 8वें पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको अगला पॉइंट देना है। और अगला पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है दक्षिण विजय के बाद आपको लिखना है साम्राज्य विस्तार, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, यानी कि पूर्व से लेकर के पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उत्तर से लेकर दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 9वें पॉइंट के अंदर लिखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे साम्राज्य विस्तार, यानी कि जो उसका साम्राज्य है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। अब दोस्तों साम्राज्य विस्तार लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है इसके साम्राज्य के बारे में आपको जो भी पता है यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों एक बार क्वेश्चन को देख लेना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट बच रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं बच रहा है, तो जब क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। अब दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन दिया होता है आपके क्वेश्चन का हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।